ठीक है, तो अपन लोग आज से नया स्टार्ट कर रहे हैं AS17। AS17 बेसिकली क्यों अपन लोग इस्तेमाल करते हैं अपन लोग देख लेते हैं। पहली बात ये समझ लो आप लोग कि AS17 अपने को क्या है, सेगमेंटल रिपोर्टिंग इसका नाम है। तो पहली बात अपन लोग क्यों ये सब चीजें देख रहे हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो क्या रहता है, एक कंपनी है, ठीक है, उसके ना 3 प्रोडक्ट है अलग अलग। एक तो सोप है उसके, ठीक है, एक तो उसके बिस्किट्स है, बिस्किट्स कन्फेक्शनरी चॉकलेट वॉकलेट ये सब डिवीजन है एक उसका, रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए एक डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। एक सोप है, एक बिस्किट्स है, और एक क्या रहेगा, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। चलो वॉशिंग पाउडर तो सोप में आ गया। एक प्रोडक्ट और कौन सा रह सकता है उसका, एक प्रोडक्ट है उसका क्रॉकरी, ओके। क्रॉकरी एक आइटम्स वो बनाते, कुछ भी बनाते होंगे, ठीक है। तो ये तीन उसके प्रोडक्ट है, सोप्स बिस्किट्स और क्रॉकरी, ठीक है। अब उसका कैसा हुआ मालूम है क्या, उसका कैसा हुआ देखो। सोप से उसका जो प्रॉफिट है ना, सोप से जो उसका प्रॉफिट है उसका है 50 करोड़, ठीक है। अब बिस्किट से उसका प्रॉफिट कितना है, 40 करोड़ का, ठीक है। अब क्रॉकरी से उसका प्रॉफिट कितना है मालूम है क्या, प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, उसको क्रॉकरी के बिजनेस में होते जा रहा है हर महीने लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस और लॉस पे लॉस। क्रॉकरी के बिजनेस से उसको हो गया 110 करोड़ का लॉस, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है आपको कि कंपनी नुकसान में कि फायदे में। कंपनी का सोप बहुत अच्छा चलता है, एकदम लीडर है, बिस्किट भी बहुत अच्छे चलते हैं, क्रॉकरी का बिजनेस कंपनी का चलता नहीं। हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी सही ढंग से? यस यस सर। ओके ओके। तो कैसा हो रहा है, 90 है प्रॉफिट में, 110 है नुकसान में। तो कंपनी का दिख कैसे रहा ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि 20 करोड़ रुपए नुकसान में। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा, 20 करोड़ रुपए कंपनी नुकसान में। जबकि कंपनी के ये दो सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 20 लाख रुपए का नुकसान, सॉरी 20 करोड़ रुपए का नुकसान चल रहा है कंपनी के अंदर। मतलब कंपनी का व्यवहार, मतलब कंपनी के ऑपरेशन सही ढंग से नहीं चल रहे। जबकि ऐसा है क्या, नहीं। जब आप उसको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बांटेंगे, ये सेगमेंट के अंदर बांटेंगे, ये सेगमेंट के अंदर बांटेंगे, ये अलग सेगमेंट के अंदर बांटेंगे, जब आप उसका बहुत अच्छे तरीके से जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब आप हर एक सेगमेंट का रेवेन्यू, हर एक सेगमेंट के एक्सपेंस, हर एक सेगमेंट का रिजल्ट अलग अलग जब आप बांटेंगे, तब आपको समझेगा कि नहीं, ये एक ही सेगमेंट है जो कि गड़बड़ कर रहा, बाकी दो सेगमेंट्स तो वंडर कर। समझ में आ रहा है कि ये तो सेगमेंट ऐसे है जो मार्केट लीडर है, सोप्स एंड बिस्किट। क्रॉकरी की बिजनेस के अंदर अपन लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो देखो, जब मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे देख रहा, जब मैं सेगमेंट्स के अंदर नहीं बांट रहा, मतलब सेगमेंटल रिपोर्टिंग नहीं है, सेगमेंटल रिपोर्टिंग ये मतलब हर सेगमेंट का ऑपरेशन, रिजल्ट, ये रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जब नहीं है, तो क्या समझ में आ रहा कि कंपनी तो घाटे में है, कंपनी 20 करोड़ के नुकसान में है, कंपनी बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं पूछ रहा, बोले नुकसान ही नुकसान है। लेकिन हाँ, जब मैं इसको सेगमेंटल रिपोर्टिंग कर रहा तो समझ में आ रहा, हाँ ये दो बहुत अच्छे हैं और ये एक बहुत खराब है, ये दो बहुत अच्छे और एक जो है वो बहुत खराब है। तो मेरे को ये कब समझा, जब मैं हर सेगमेंट का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, रिजल्ट अलग अलग लिख रहा। हर सेगमेंट का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और रिजल्ट अलग अलग जब तक आप नहीं लिखते, तब तक के आपको समझ में ही नहीं आता कि कैसा कंपनी ऑपरेट कर रही है। ऊपरा ऊपरी में जब आप देख रहे, जब कॉन्सोल लेवल पे देख रहे, जब आप सब मिक्स कर रहे, तो ऐसा लग रहा क्या कंपनी नुकसान में। जब आपने उसका चीर फाड़ करा मतलब हर सेगमेंट को अलग किया, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड रिजल्ट, हर सेगमेंट के एसेट लायबिलिटीज को बांट दिया, तब जाके आपको समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही सेगमेंट बहुत खराब कर रहा, दूसरे दो सेगमेंट तो वंडर कर रहे, बहुत अच्छे कर रहे हैं। ये कब समझा आपको, जब आपने सेगमेंटल रिपोर्टिंग करा। सेगमेंटल रिपोर्टिंग करना मतलब क्या, सेगमेंट की सारी जो एसेट्स है, सेगमेंट की सारी जो लाइबिलिटीज है, सेगमेंट के जो रेवेन्यू है, सेगमेंट के जो एक्सपेंसेस है, सेगमेंट के जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस, ये जब आप अलग करते, तब जाके आपको समझ में आता कि यार कौन सा सेगमेंट प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सा सेगमेंट लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस मेकिंग सेगमेंट का ऊपर डाइवेस्टमेंट करते, बंद करना। समझ में आ रहा है कि जो सेगमेंटेड रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हर सेगमेंट का आपको समझ में आ जावे कि वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। समझ में आ रहा है कि ऐसा ऊपरा ऊपरी में जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ सेल दिखेगा, परचेज दिखेगा और रिजल्ट दिखेगा 20 करोड़ का नुकसान। जब आपने अलग अलग किया, तब जाके आपको समझा कि हाँ ये दो अच्छे और ये खराब है। तो इसलिए अपने को सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ना पड़ता है। इसके लिए सेगमेंटल रिपोर्टिंग अपन लोग ये एएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग, रिजल्ट समझना जरूरी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को भी।
समझ में आ रहा है क्या? कुछ प्रोडक्ट मार्केट के लीडर्स रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलते, जो नहीं चलते वहां से पैसा निकाल के जो प्रोडक्ट चलते वहां पे पैसा लगाना जरूरी रहता है अगर कंपनी को ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी अचीव करना है तो ठीक है। अपन लोग अब देखते हैं सेगमेंटल रिपोर्टिंग। The objective of this standard is to establish the principles for reporting the financial information. The principles for reporting the financial information about different types of product and services provided by the enterprise. जैसे मैंने बोला सोप है, बिस्किट्स है, उसके बाद में मैंने क्या बोला क्रॉकरी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हर प्रोडक्ट के पीछे कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंस, कितना प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो देखना जरूरी है। एंड डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज इन विच द एंटरप्राइज ऑपरेट। तो कैसा हो गया, दो चीजें अपन लोग देख रहे हैं अभी। ये स्टैंडर्ड दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, एक तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में और अलग अलग लोकेशन के बारे में। लोकेशन मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज। तो दो चीजों के बारे में ये बात करता है, एक तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रोडक्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन इन विच द कंपनी इज वर्किंग। समझ में आ रहा क्या? एक तो प्रोडक्ट के हिसाब से और दूसरा लोकेशन के हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने बताई अभी, ये वर्ड आगे तक के आपके साथ में रहने वाले। एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्राइज और दूसरा डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज इन विच द एंटरप्राइज ऑपरेट्स। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। आगे जाके अपन यही दो बातों को पकड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सेगमेंट किस एक्चुअली सेगमेंटल रिपोर्टिंग दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक तो बिजनेस प्रोडक्ट, दूसरा ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, गोइंग अहेड। अब आपको जो सेगमेंट बनाना है, जैसे मैंने बोला कि एक सोप का सेगमेंट हो गया, एक बिस्किट का सेगमेंट हो गया, एक क्रॉकरी का सेगमेंट हो गया। तो मैंने ये लोकेशन के हिसाब से बनाए सेगमेंट्स कि बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड के हिसाब से बनाए? यस एनीबॉडी? अभी जो मैंने सेगमेंट आपको बताया, बिस्किट हो गया, सोप हो गया, क्रॉकरी, ये प्रोडक्ट के हिसाब से है कि लोकेशन के हिसाब से? बताओ। प्रोडक्ट के हिसाब से। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के हिसाब से। कभी कभी मैं कैसा कर सकता कि नहीं, बोले हमारा है ना बहुत बड़ी बॉडी, तो हमको कैसा करना पड़ता, बोले बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम उसके 4 रीजन बना देते, एक WIRC, एक NIRC, एक EIRC, एक SIRC। जैसे ICI है, ICI ने भी तो करे हुआ है ना, अलग अलग 4 सेगमेंट बनाए हुए ना। क्या सेगमेंट बनाए हुए? WIRC का अलग, NIRC नॉर्थ इंडिया का अलग, वेस्टर्न इंडिया का अलग, सदर्न इंडिया का अलग, ईस्टर्न इंडिया का अलग। ये इन्होंने कैसे बनाए हुए सेगमेंट? फिर ये क्या की बेसिस के ऊपर है? प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर है कि लोकेशन के ऊपर बेसिस? ICI लोकेशन। ऑफ कोर्स लोकेशन। आपको मालूम है ना आप किसके पार्ट हो? आप ICI के पार्ट हो क्या? हाँ, लेकिन ICI में किसके पार्ट हो आप लोग? WIRC। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है ना हर व्यक्ति के पास में, हिमांशु रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या आपके पास में? ICI का? यस सर। तो उसका पहला वर्ड क्या है बताओ? पहला वर्ड क्या है हिमांशु रजिस्ट्रेशन नंबर का आपके? W। यस, W मतलब W क्या है ये बताओ तो? वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। मतलब ICI ने सभी बच्चों को, सभी मेंबर्स को 4 हिस्सों में बांट के रखे हुआ है, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया। मतलब उन्होंने किसके हिसाब से अपने सर्विसेज को डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट है? चलो, क्यों करना पड़ता सेगमेंटल डिवीजन? क्योंकि आपको परफॉर्मेंस हर सेगमेंट का समझ में आना चाहिए और एंटरप्राइज का भी। असेस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ईच एंटरप्राइज इन अ बेटर वे। हर एक एंटरप्राइज के हर एक सेगमेंट का आपको समझ में आए, इसका कितना रिस्क कितना रिटर्न, तो आप समझ पाएंगे जल्दी अच्छे से। उसके अंदर आप लोग एसिमुलेट कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे, मेक मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट अबाउट द एंटरप्राइजेस। सेगमेंट समझे तो जजमेंट के बारे में, एंटरप्राइज के बारे में जजमेंट आप बहुत अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि एंटरप्राइज एज अ होल प्रॉफिट मेकिंग लॉस मेकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है क्या? कि आपके पर्टिकुलर सेगमेंट किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो ज्यादा जरूरी है। एंटरप्राइज तो है ही, लेकिन एंटरप्राइज के अंदर वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बाद में देखते हैं स्कोप वगैरह। पहले अपन लोग समझते दो तरीके से आपको सेगमेंट बनाने के हैं। बिजनेस जो सेगमेंट बनाने के, सॉरी अपने को जो सेगमेंट बनाने के है वो दो तरीके से बनाने के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और एक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। वही अपन लोग पढ़ेंगे कि दो तरीके से आप लोग सेगमेंटिंग कर सकते हो।
एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या फिर दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। पहले अपन लोग देखते बिजनेस सेगमेंट, फिर अपन लोग देखते ज्योग्राफिकल सेगमेंट। दो ही तरीके के सेगमेंट बन सकते हैं कंपनी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय, एक तो बिजनेस के हिसाब से, दूसरा ज्योग्राफी के मतलब लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, बिजनेस के हिसाब से business segment means a distinguishable component of an enterprise engaged in providing individual product or service or group of related product or services। जैसे मैंने बोला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है, उसने बिजनेस के हिसाब से सेगमेंट बनाया है। जैसे साबुन का एक सेगमेंट, जैसे शैम्पू का एक सेगमेंट, जैसे वॉशिंग पाउडर का एक सेगमेंट, जैसे कि डिओड्रेंट का एक सेगमेंट। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस के ऊपर सेगमेंट बनाते हैं in case of business segment। मतलब this is completely based on your variety of product you are offering। प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर बिजनेस सेगमेंट बनते हैं। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विसेज, लक्स का एक सेगमेंट, लक्स लिरिल डीओ वीओ, ये जो अलग अलग टाइप के साबुन जो आते हैं उनके लिए एक साबुन का एक सेगमेंट, शैम्पू का एक सेगमेंट, वॉशिंग पाउडर का एक सेगमेंट, बर्तन धोने के साबुन का एक सेगमेंट, कपड़े धोने के पाउडर का सेगमेंट है ना। तो साबुन का सेगमेंट, फिर साबुन के अंदर फिर और सेगमेंट ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेगमेंट काय के बेसिस के ऊपर बना रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखने का, याद नहीं करने का डेफिनेशन वगैरह। सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस सेगमेंट रहता है, एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट रहता है। बिजनेस सेगमेंट में प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर सेगमेंट बनते हैं। या फिर कभी कभी कैसा हो जाता है, दो तीन प्रोडक्ट है, जैसे नहाने के साबुन का एक सेगमेंट है, बेदिंग सोप का एक सेगमेंट है। बेदिंग सोप के 4 प्रकार है, लक्स के अंदर एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, एक अलग अलग वेनिला फ्लेवर, एक अलग अलग फ्लेवर्स जो होंगे उसका एक सेगमेंट, शैम्पू का एक सेगमेंट, ऐसा भी बन सकता है। दो तीन प्रोडक्ट को मिला के भी एक सेगमेंट बना सकते हैं, या फिर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेगमेंट भी बना सकते हैं। समझा क्या? एक प्रोडक्ट के लिए एक सेगमेंट या फिर एक से ज्यादा 2-3 प्रोडक्ट के लिए भी सेगमेंट बन सकता है, डिपेंड करता। समझ में आ रहा क्या? जैसे लक्स के अंदर ही 3-4 प्रकार है, तो सबको मिला के एक सेगमेंट बना दो। गेटिंग माय पॉइंट? शैम्पू के अंदर ही 3-4 प्रकार है, तो सारे शैम्पू को मिला के एक सेगमेंट बना लो। बर्तन धोने के अंदर ही 3-4 साबुन है, उसका एक सेगमेंट। कपड़े धोने के अंदर 4-5 तरीके के साबुन, उसका एक सेगमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक प्रोडक्ट का एक सेगमेंट या फिर एक से ज्यादा रिलेटेड प्रोडक्ट को मिला के भी आप लोग सेगमेंट बना सकते हैं। चलो, कब आपको 2 या 3 प्रोडक्ट को मिला के एक सेगमेंट बनाना चाहिए? जैसे कि कैसा रहता मालूम है क्या, कि जैसे अब लक्स है, अब लक्स के अंदर एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, एक वेनिला फ्लेवर भी है और एक प्लेन लक्स भी है। एक्स्ट्रा बोले ऐसा भी लक्स है, वैसा भी लक्स है, वैसा भी लक्स है, लेकिन सब क्या है, अल्टीमेटली लक्स ही सेम प्रोडक्ट है, बोले सिर्फ ब्रांडिंग अलग अलग है, तो उनको बना के एक कर सकते हैं। हाँ, चप्पल को और लक्स को मिला के एक सेगमेंट बनाते, बोले हम स्लीपर्स भी बेचते हैं और साबुन भी बेचते हैं। स्लीपर और साबुन कभी एक नहीं हो सकते हैं, उनका कंटेंट एक नहीं है, कस्टमर एक नहीं है, सब अलग। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, वो ये भी बोले ऐसे ही बनता, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लक्स भी ऐसे ही बनता और प्लेन लक्स भी ऐसे ही बनता, सेम तरीके से बनते, तो भी आप उनको एक कर सकते हो। कस्टमर उनके सेम है, तो भी आप उनको एक कर सकते हो। मेथड यूज्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड द सर्विसेज, एक ही दुकान के अंदर दोनों चीजें मिलती है, तो भी आप एक कर सकते हो। नेचर ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे बैंकिंग के अंदर 3-4 सर्विसेज है, तो बैंक का एक सेगमेंट अलग करो, है ना। इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग इंश्योरेंस, बोले टर्म लाइफ भी है, फिर वो टर्म लाइफ वाला भी है, फिर 20 साल वाले मैच्योरिटी का भी है। इंश्योरेंस के सेगमेंट है, जैसे हेल्थ वाला भी है, टर्म लाइफ वाला भी है, एक्सीडेंटल भी है, कोरोना भी है, ये भी है। हर इंश्योरेंस ही है, लेकिन सेम है, IRDH लगता है, बोले सबको एक्ट ही एक ही। तो नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट सेम है, तो उनका एक सेगमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? तो कैसा है, जब आप सेम कर रहे तो देखो कि क्या वो सिमिलर प्रोडक्ट है, क्या उनके कस्टमर सेम है, क्या उनका डिलीवरी का तरीका एक ही, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेम है, क्या वो आपको देखना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिंगल सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्ट और सर्विसेज विद डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। जैसे चप्पल की बिजनेस में अलग है, बैंकिंग का और चप्पल का बिजनेस एक कर सकते हैं क्या? नहीं। बैंकिंग और इंश्योरेंस का बिजनेस एक कर सकते हैं क्या? जनरली नहीं। समझ में आ रहा है कि बैंकिंग के लिए RBI, इंश्योरेंस के लिए IRDA, बैंकिंग के बहुत अलग लॉज रेगुलेशन है, इंश्योरेंस के बहुत अलग लॉज रेगुलेशन। बैंकिंग इंश्योरेंस मर्ज नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बात ऐसी है कि चीजें जब मर्ज करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीजें उनको मैच करती है, कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर्स कौन है, डिलीवरी का तरीका क्या है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, ये चीजें मैच होती होंगी तो एक सेगमेंट करो। समझ में आ रहा है? जैसे लक्स और लिरिल, दोनों साबुन लगभग सिमिलर है, कस्टमर लगभग सिमिलर है, डिलीवरी का पैटर्न लगभग सिमिलर है, बनाने का तरीका लगभग सिमिलर है, तुमको मर्ज कर डालो। लक्स को बैंकिंग के साथ में मर्ज कर देंगे? नहीं।
ठीक है, इतना पढ़ो तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स एंड दिस एक्सप्लेन। कुछ क्वेरी होंगी तो पूछो। किसी को कुछ क्वेरी है? श्रेयरी यस सर। समझ आता है का? यस सर। दर्शन पाड़िया भी आया आज। सुशांत समझ रहा है आपको? सुशांत, यस सर। वैष्णवी बोरसे, सेजल बाहेकर, साक्षी सिसोदिया, समझ रहा क्या? कुछ भी नहीं समझा पूछो, अभी पूछो। तो बिजनेस सेगमेंट मतलब क्या? मेकिंग द सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी ऑफ अ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड। कभी कभी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एक सेगमेंट भी बन सकता, या फिर कभी कभी 2-3 सिमिलर प्रोडक्ट को जोड़ के एक सेगमेंट भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा? कंपनी चाहती नहीं हम हर प्रोडक्ट को अलग अलग सेगमेंट के अंदर रखना है, तो क्या कंपनी अलग अलग सेगमेंट बना सकती है क्या? यस, साक्षी सिसोदिया। कंपनी को लगता नहीं हमने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेगमेंट बनाना चाहिए। जैसे कंपनी क्या बोलती है, लक्स हो गया, लिरिल हो गया और मोती हो गया, ये 3 तरीके के साबुन है। लक्स हो गया, लिरिल हो गया, मोती हो गया, तीनों तरीके के साबुन एक ही कंपनी बनाती है। कंपनी क्या बोलती है हमको तीनों के लिए अलग अलग ही सेगमेंट रखने का है, तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? यस सर, कर सकती है ना। ऑफ कोर्स कर सकती। मर्ज करना है मर्ज कर सकती, सेपरेट करना है तो और भी अच्छा है ना। जितना ज्यादा आप डिस्क्लोज करेंगे इन्फॉर्मेशन को उतना ज्यादा अच्छा है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो और भी बहुत अच्छा हो गया, और हर साबुन का अपने को समझ में आ रहा है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो ज्यादा सेगमेंट बना सकती है। समझ में आ रहा? कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा करना है उनको डिस्क्लोज, इट इज बेस्ट पॉसिबल वे। अब जो नया सेगमेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जैसे मैंने बोला आईसीआई, आईसीआई के चारों सेगमेंट है, WIRC, NIRC, SIRC, EIRC, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस स्टूडेंट कहाँ पे लोकेटेड है, मेंबर कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने सेगमेंट बनाया हुआ है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट मतलब क्या हो गया? इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंगेज इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज विदिन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब विदिन अ पर्टिकुलर लोकेशन। समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन यहाँ पे सेगमेंट बनाए हुए हैं। ओके, और which is used to risk, which is used to subject to risk and return data different from the components operating in the other economic environment। जैसे कि सिंपल बात हो, महाराष्ट्र के अंदर कुछ अलग नियम कानून चलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऑफ कोर्स कुछ अलग नियम कानून चलने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर। महाराष्ट्र के लिए एक सेगमेंट, तमिलनाडु के लिए दूसरा सेगमेंट। समझ में आ रहा है ना? वेस्टर्न इंडिया अलग सेगमेंट, ईस्टर्न इंडिया अलग सेगमेंट, सदर्न इंडिया अलग सेगमेंट। हर जगह अपने नियम कानून, SEZ के नियम कानून बोलो, MIDC के नियम कानून बोलो। जैसे हमारे यहाँ पे MIDC है, जैसे गुजरात में GIDC है, GIDC के नियम कानून बहुत अलग है, MIDC के नियम कानून बहुत अलग। GIDC जो गुजरात के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, MIDC जो महाराष्ट्र में ऑपरेट हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम कानून रहते, तो आपने अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट बनाया तो भी चलते हैं। फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय ज्योग्राफिकल सेगमेंट इंक्लूड सिमिलैरिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन। बराबर है। बोले महाराष्ट्र में बोले कांग्रेस का गवर्नमेंट चलता है, इनकी कुछ अलग ही नियम कानून है, बोले गुजरात में भाजपा है, उनका कुछ अलग ही चलता है, बोले केंद्र सरकार के हिसाब से चलते, बोले केंद्र में भाजपा है, गुजरात में भाजपा है, महाराष्ट्र में जो बोले केंद्र ने बोला वो इनका उल्टा ही चलते, यहाँ पे कांग्रेस है। अलग अलग पॉलिटिकल कंडीशन है, बोले दोनों जगह मिक्स ही नहीं कर सकते। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, बोले एक जगह रहे तो पास में पड़ते, जैसे सब महाराष्ट्र के लिए एक मुंबई हेडक्वार्टर बना लिया, सब गुजरात के लिए बोले गुजरात में अहमदाबाद में हेडक्वार्टर बना लिया, कैसा हो जाता? बोले ऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे एक रीजनल ऑफिस में बैंक वाले क्या करते हैं, एक हेड ऑफिस रहता, बोले हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। फिर बोले सब महाराष्ट्र के लिए बोले मुंबई में रीजनल ऑफिस बना लो, बोले वो सब ब्रांचेस संभालेंगे महाराष्ट्र। गुजरात के लिए गुजरात में रीजनल ऑफिस बना लो, बोले गुजरात की सारी ब्रांचेस संभालेंगे। तो कैसा रहता? हर जगह अलग अलग चालू रहता, तो एक जगह से संभालना बहुत आसान हो जाता है। इस अभी लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र में अलग ही समय लॉकडाउन हो रहा था,
गुजरात में अलग समय हो रहा था, यहाँ पे लॉकडाउन था, बाहर सब खुला था, अलग अलग जगह अलग अलग एरिया रहता है, अलग अलग ऑफिस रहते हैं, तो एक रीजन बना लिए, हर एक जगह एक महाराष्ट्र का रीजनल ऑफिस, गुजरात का रीजनल ऑफिस, तो दोनों अपना अपना काम संभाल सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, जैसे महाराष्ट्र वालों के लिए अहमदाबाद पास में पड़ेगा कि मुंबई, ऑफकोर्स मुंबई। स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन पर्टिकुलर, महाराष्ट्र में कुछ अलग है, बोले महाराष्ट्र में रेंट बहुत ज्यादा है, वो बाकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, तो भले यहाँ का कुछ बिजनेस अलग है एज कम्पेयर टू यूपी बिहार का बिजनेस। एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन और भी आगे, जैसे इंडिया के लिए एक ऑफिस, पाकिस्तान के लिए एक ऑफिस, अमेरिका के लिए एक ऑफिस, बहुत इंटरनेशनल कंपनी रही तो एक्सचेंज कंट्रोल, इंडिया के अंदर कुछ अलग चलने वाला है, पाकिस्तान में अलग, अमेरिका में अलग। एंटी अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, करेंसी की भी तो रिस्क रहती है। करेंसी की रिस्क मतलब डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करो, डॉलर से पाकिस्तान की रुपीस में कन्वर्ट करो, ये सब भी चलते रहता है। तो एक जगह एक ऑफिस, दूसरी जगह दूसरा ऑफिस, जगह के हिसाब से, क्योंकि हर जगह की पॉलिटिकल कंडीशन अलग रहती है, इकोनॉमिक कंडीशन अलग रहती है, लॉज रेगुलेशन प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन सब अलग रहता है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि अलग अलग जगह, जैसे महाराष्ट्र के ऑपरेशन को आप कोई भी जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते, वहाँ का एनवायरमेंट अलग है, वहाँ पे बहुत ही अलग चलते हैं, यहाँ पे बहुत अलग चलते हैं, वहाँ पे कस्टमर नामो निशान नहीं, महाराष्ट्र में भर भर के कस्टमर्स है, समझ में आ रहा, वहाँ पे नेट नहीं रहता, वहाँ पे आतंकवादी लोगों का बहुत हमला होते रहता, बैंकिंग ऑपरेशन सही से नहीं होता है, जबकि महाराष्ट्र तो हर एक इसमें डेवलप है। आप महाराष्ट्र की कंडीशन और जम्मू कश्मीर की कंडीशन जमीन आसमान को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी सिंगल कंट्री, ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंट्रीज और रीजन विद द कंट्री, 2-3 कंट्री मिला के एक बना सकते हैं, जैसे पूरे आशिया के, पूरे एशिया के लिए एक बना सकते हैं, या फिर इंडिया, आपको मालूम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क कंट्रीज के लिए एक बना सकते हैं, एशिया के लिए एक बना सकते हैं, या फिर इंडिया के अंदर स्टेट्स के हिसाब से बना सकते हैं, या फिर रीजन के हिसाब से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना अच्छा रहने वाला है। Risk and return of an enterprise are influenced both by the geographical location of its operation and by its customer. देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो एंटरप्राइज है उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब उसका रिटर्न्स भी और उसके रिस्क भी, बोले दोनों तरीके से अफेक्टेड होते हैं, दो चीजों से अफेक्टेड होते हैं। बोले क्या? एक तो उसके कस्टमर कहाँ लोकेटेड है, मतलब जो उसका माल खरीदने वाले, और दूसरा कि उसके ऑपरेशंस कहाँ पे लोकेटेड है। कौन बता पाएंगे इसको? हु कैन एलेबोरेट दिस? कि बोले एक तो कस्टमर्स का है उससे भी इफेक्ट होता है, और बोले जहां पे वो काम कर रहे उससे भी इफेक्ट होता है, कौन बोल पाएगा? बोलो, कस्टमर्स कहाँ पे उससे कैसे इफेक्ट होता है? देखो कोई रीजन के अंदर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे चलता है, समझ में आ रहा है ना, तो जैसा है वो रीजन के अंदर आप उसको वो प्रोडक्ट को बेचेंगे तो ज्यादा उसका फायदा होगा, समझ में आ रहा है ना। आप जैसे साड़ी हो गया या फिर ड्रेस मटेरियल हो गया, ये सब चीजें जो रहता ये इंडिया के अंदर बेचेंगे तो आपके कस्टमर्स उसके लिए लोकेटेड है, यहाँ पे कस्टमर्स उसके ही है तो ज्यादा चलने वाला है। आप लीजा के इसको अमेरिका में बेचेंगे तो अमेरिका में चलने वाला है कि साड़ी और ड्रेस मटेरियल ये वो सब चीजें नहीं चलने वाला है। तो कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट चाहते हैं वो हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट बेचना पड़ेंगे। जैसे आप ऐसा इसको नजरअंदाज कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर बोले लोग साड़ी ड्रेस मटेरियल ज्यादा पहनते, नहीं बोले हम यहाँ पे दूसरे वेस्टर्न कपड़े बेचेंगे, यहाँ पे चलने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे वो कपड़े के लेने के लिए वो कस्टमर्स ही नहीं है ना, ये लोकेशन में वो कस्टमर्स ही नहीं है। आप अमेरिका में जाके वो बेचो, वहां पे वो चलेगा। आप बोलेंगे हम अमेरिका का माल इंडिया में बेचते, इंडिया का माल अमेरिका में बेचते, जो इंडिया में लेते लोग वो हम बोले अमेरिका में बेचेंगे, जो अमेरिका में लोग जो लेते वो हम इंडिया में बेचेंगे, तो हो नहीं सकता है। जहां पे जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है आपको वो प्रोडक्ट का सप्लाई करना जरूरी रहता है। जो कस्टमर्स यहाँ पे लोकेटेड, तो कस्टमर की जो चॉइस है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेचना बहुत ही जरूरी रहता है। एक तो हो गया कस्टमर के हिसाब से कि कहाँ पे कौन से कस्टमर लोकेटेड है, उसके हिसाब से आप रीजन बनाओ, जैसे इंडिया के लिए एक रीजन, अमेरिका के लिए एक रीजन। ओके, दूसरी बात इसके अंदर ऑपरेशंस कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज कहाँ पे बना, उसके भी तो लॉज रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? आपकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में है कि जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में नियम कानून बहुत अलग है, महाराष्ट्र में बहुत अलग है। महाराष्ट्र में लैंड बहुत महंगा है, रेंट बहुत महंगा है, एम्प्लॉइज बहुत महंगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर में शायद सब चीजें सस्ती है, पॉपुलेशन नहीं है, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत सस्ता हो जाता है। जम्मू कश्मीर में वही सबसे ज्यादा महंगा है। तो अपने को पूर्ता क्या है कि अपने को महाराष्ट्र में पूर्ता इसलिए क्योंकि प्रॉक्सिमिटी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, बंद भी नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में आए दिन बंद होता, आतंकवादी का हमला है, ये है वो है, महाराष्ट्र में पूर्ता। तो कैसा है महाराष्ट्र का एक मैंने बनाना क्या, कस्टमर्स कहाँ लोकेटेड है उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखो। ज्योग्राफिकल लोकेशन की जब आप बात कर रहे हैं ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन
इसके अंदर दो बातों की कभी कभी भी ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो आपके ऑपरेशंस कहाँ पे है और दूसरे आपके कस्टमर्स कहाँ पे। जब आप बोल रहे हैं मैं ज्योग्राफी के हिसाब से सेगमेंट बनाता हूँ तो आपको दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि तुमचे कस्टमर कुठे है, कस्टमर किधर है, ग्राहक किधर है आपके, और दूसरी बात आपकी फैक्ट्री किधर है, मतलब आपके ऑपरेशंस किधर होने वाले हैं। समझ में आ रहा क्या? तो मैंने दो तरीके से बिजनेस सेगमेंट बनाना सीखी, एक तो बिजनेस प्रोडक्ट, दो तरीके से सेगमेंट बनाना सीखी, सॉरी, एक तो बिजनेस प्रोडक्ट के हिसाब से और दूसरा ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से। समझ में आ रहा क्या? तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे कि बोले दो तरीके से सेगमेंट बनते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन में दो चीजों के हिसाब से, तो कस्टमर कहाँ बैठे अपने वो, और दूसरा ऑपरेशन। मेरे को बताओ आईसीआई ने इसमें से ए को चूज करके ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाया कि बी को चूज करके ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाया? बोलो, आईसीआई ने किसको चूज करके ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाया, ऑपरेशन को कि कस्टमर्स? साक्षी? सर स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग डिविजन्स में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो ने वो कौन, B स्टूडेंट point ने कौन, आईसीआई के लिए एक तरीके से कस्टमर्स। समझ में आ रहा है ना? कस्टमर्स। तो आईसीआई ने ये देखा कि बोले हम दिल्ली में बैठ के सब कर रहे हैं ऑपरेशन, तो हम दिल्ली का एक सेगमेंट बना, नहीं, आईसीआई ने ये देखा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेगमेंटल रिपोर्टिंग करते समय यू शुड कीप एन आई ऑन दी वेयर योर कस्टमर्स आर लोकेटेड, वेयर योर स्टूडेंट्स आर लोकेटेड। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे आगे देखो W लिखे हुआ है, मतलब आपकी आइडेंटिटी आईसीआई के आंखों में क्या है, आप W हो, मतलब आप वेस्टर्न एरिया के लोकेटेड कस्टमर्स हो। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी ज्यादा आपका सबसे फर्स्ट डिजिट है आपका W, मतलब उनके हिसाब से ज्यादा अहमियत क्या रखता है, वेस्टर्न रीजन उनके हिसाब से ज्यादा अहमियत रखता है, ना कि आपका कुछ जो नंबर है। वेस्टर्न रीजन आपके हिसाब से ज्यादा अहमियत रखता है फॉर एन आईसीआई। तो आईसीआई जब ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेगमेंट बनाए, आईसीआई जब ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेगमेंट बनाया, तो उन्होंने कस्टमर को ज्यादा मायने दिया है कि कस्टमर कहाँ पे लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए बच्चे का N से चालू होगा, साउथ ईस्ट में साउथ में बैठे हुए बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर S से चालू होगा, और वेस्टर्न इंडिया में बैठे हुए बच्चे का नंबर W से चालू। तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कहाँ पे लोकेटेड हो वो कंडीशन है, उसके हिसाब से ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाए हुए हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट, अब रिपोर्टेबल सेगमेंट मतलब क्या, जो आप सेगमेंट बनाने वाले हो जिसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन पेश करने वाले हो उसको बोलेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। is a business segment or a geographical segment identified on the basis of the above information for which the segment information is required to be disclosed। जैसे आपने बोला कि हमारे चलो 4 सेगमेंटों को ज्योग्राफी के हिसाब से चारों की इंफॉर्मेशन अलग अलग बताना पड़ेगी। 4 सेगमेंट जो आपने ज्योग्राफी के हिसाब से बनाए, these are known as the reportable segment। ठीक है, इतना पढ़ो और मीटिंग को रिजॉइन करो। सर प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब कि लोकेशंस कितने पास पास में लोकेटेड है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन। जैसे महाराष्ट्र, दीव दमन, इनको मिला के एक ही सेगमेंट बनाओ, बोले बहुत पास पास में ना दीव दमन महाराष्ट्र, इसके लिए उनको एक ही सेगमेंट बनाओ, पास पास